पॉल लेमैन 1919 से 1983 तक एक बेल्जियम लिटरेरी क्रिटिक थे, थ्योरिस्ट थे, जिसने लिटरेरी मूवमेंट, डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अपना रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके वर्क लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में है, स्पेशली इस बारे में है कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। लेमैन के मेजर लिटरेरी वर्क्स कुछ इस तरह से है। पहला, ब्लाइंडनेस एंड इनसाइड, एसे इन द रेटोरिक ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म, 1971 में ये पब्लिश हुआ। ये लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के बारे में है। दूसरा, द रेजिस्टेंस टू थ्योरी, 1986, ये एसे का कलेक्शन है जिसमें वो लिटरेरी थ्योरी की चैलेंजेस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करता है। तीसरा, एस्थेटिक आइडियोलॉजी, 1996। फोर्थ, द रेटोरिक ऑफ रोमांटिसिज्म, 1984। फिफ्थ, द पोस्ट रोमांटिक प्रेडिकामेंट, 1985। सिक्स, रेस्पॉन्स ऑन पॉल लेमैन राइटिंग जर्नलिज्म, 1989। ये कुछ लेमैन के मेजर वर्क्स हैं और अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला आता है लेमैन का डीकंस्ट्रक्शन फील्ड में उनका योगदान या फिर कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। टेक्सचुअल एनालाइज, लेमैन की टेक्सचुअल एनालाइज कुछ ऐसी है जैसे राइटिंग या किसी स्टोरी में छिपी हुई पजल्स या पहेली को अनकवर करना, उनको खोजना। वो कहना चाहता है कि जो शब्द कोई ऑथर अपनी राइटिंग में यूज़ करता है, कभी कभी उनका मतलब उससे ज़्यादा होता है जितना दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कल्पना करें कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका पहला सेंटेंस है शी वॉज नॉट अनहैप्पी, तो जनरली ऊपर से ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, लेकिन लेमैन इसके बारे में कहता है कि रुको और इसके बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि देखने में हो सकता है शब्द बिल्कुल साफ है, लेकिन ये वास्तव में थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। और वो नोट अनहैप्पी पर फोकस करता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो जैसे हैप्पी का होता है। इसका मतलब हैप्पी और अनहैप्पी के बीच कुछ हो सकता है या बिल्कुल ही कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है करैक्टर अच्छा दिखने का दिखावा कर रहा हो और अंदर कुछ और ही चल रहा हो। पॉल लेमैन का एनालाइज इसी तरह की अनसर्टेनिटीज़ पर फोकस करता है और कैसे ये अनसर्टेनिटीज़ हमारे टेक्स्ट को समझने के तरीके को प्रभावित करती है या स्टोरी को समझाने और उसे इंटरप्रेट करने पर अपना इफेक्ट डालती हैं। वो रीडर को एनकरेज करता है कि ऑथर के द्वारा यूज़ किए हुए वर्ड्स को क्लोजली देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ऑथर के फ्रेज या वर्ड्स हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ में खेल सकते हैं या फिर हमें इस सवाल तक ले जा सकते हैं कि आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है। तो पॉल लेमैन का टेक्सचुअल एनालाइज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स के बारे में है या छुपी हुई मीनिंग को तलाशने के बारे में है और ये समझने के बारे में है कि शब्द जितने सिंपल दिखाई देते हैं उतने सिंपल वास्तव में होते नहीं हैं। वो सरप्राइज से पूरी तरह भरे हुए होते हैं। इनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है जो स्टोरी को पूरी तरह से थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरनियन रेटोरिक के बारे में। लेमैन के वर्क्स मोस्टली आयरनी और रेटोरिक टेक्स्ट के अंदर के रोल पर फोकस करते हैं। आयरनी, लेमैन का विश्वास था कि आयरनी शब्दों के लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग्स के बीच की टेंशन से अराइज होती है। मतलब जनरली क्या कहा जा रहा है और सच्चाई क्या है। आगे वो कहता है कि लैंग्वेज स्टेबल नहीं होती और हमेशा एक शब्द का एक ही मतलब नहीं हो सकता। शब्दों का मतलब समय और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास क्रिएट कर सकती है जिससे आयरनी निकल कर आती है। लेमैन का विश्वास था कि आयरनी लैंग्वेज की लिमिटेशन का खुलासा करती है कोई एक सिंगल या क्लियर मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, एडगर एलन पोए की एक स्टोरी है द टेल टेल हार्ड। इसका नरेटर बार बार ये कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन वो एक बूढ़े को कत्ल कर देता है सिर्फ उसकी एक आँख खराब होने की वजह से, तो उसके एक्शन कोई समझदारों वाले नहीं है। इस तरह ये सिचुएशन एक ड्रामेटिक आयरनी को क्रिएट करती है क्योंकि रीडर जानता है कि नरेटर दिमागी रूप से ठीक नहीं है, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि उसका माइंड बहुत तेज़ है और वो पागल नहीं है। अब रेटोरिक की बात करते हैं। लेमैन ने ये एग्जाम्पल दिया कि रेटोरिक एक तरीका है कि कैसे टेक्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है रीडर को मैनिपुलेट और परसुएड करने के लिए। उसने देखा कि रेटोरिक मिसलीड या फिर धोखा देने की एक फॉर्म है जहाँ पर शब्दों को जानबूझकर मीनिंग का भ्रम क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
उसका विश्वास है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं और समझते हैं टेक्स्ट को, वो चीज़ रेटोरिक से प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर के एक प्ले जूलियस सीजर में मार्क एंटोनी की सीजर के फ्यूनरल पर स्पीच एक अच्छा एग्जाम्पल है रेटोरिक का। मार्क एंटोनी कई बार ये दोहराता है कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, लेकिन लगता ऐसा है जैसे उसका मतलब इसका अपोजिट हो। पॉल द मैन की अप्रोच में टेक्स्ट की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर का विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना शामिल है, जिसमें मतलब टेक्स्ट में राइटर आयरनी और रेटोरिक का यूज़ करते हैं। उसका मानना था कि क्लियर स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, या फिर जो ऊपर से दिखाई दे रहा है उसकी जगह छिपी हुई मीनिंग हो सकती है। उसने सुझाव दिया कि लैंग्वेज खुद रेटोरिक का एक फॉर्म है, क्योंकि ये रियलिटी की हमारी समझ को आकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन किसी लिटरेरी वर्क के पैसेज को एग्जामिन कर सकता है और ये बता सकता है कि कैसे शब्दों का चुनाव, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, मीनिंग की कई अलग अलग परतों को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। आखिर में कहा जा सकता है कि पॉल द मैन की आयरनी और रेटोरिक की अप्रोच में ये एग्जामिन करना शामिल है कि लैंग्वेज खुद कितनी एल्यूसिव हो सकती है, कितनी ट्रिकी हो सकती है, और राइटर कैसे लिंग्विस्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं मीनिंग को मैनिपुलेट करने में। उसका एनालाइज टेक्स्ट के अंदर की कॉम्प्लिकेशन और एम्बिगुइटीज़ को रिवील करने की कोशिश करता है, जिसमें देखा जा सकता है कि शब्दों की परत के नीचे खोजने के लिए अक्सर बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीडर्स रोल की। उसका एक इंटरेस्टिंग आइडिया है कि कैसे रीडर अपना बड़ा रोल प्ले करता है स्टोरीज और बुक्स को कंप्लीट करने में। उसका मानना है कि रीडर्स बस एक साइलेंट लिस्टर नहीं होता, बल्कि एक को राइटर होता है, जिसे सहायक लेखक कह सकते हैं, स्टोरीज का या किसी भी दूसरी बुक का। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि आप एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहे हैं। द मैन कहता है कि बस आप केवल पढ़ नहीं रहे होते हैं जो कुछ राइटर ने लिखा है, बल्कि आप अपनी खुद की थॉट्स का यूज़ कर रहे होते हैं स्टोरीज़ को समझने के लिए। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस और आइडियाज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑथर एक करैक्टर के एक्शन को डिस्क्राइब करता है, तब आप अपनी अलग कल्पना करते हो कि वो करैक्टर कैसा दिखता होगा, उसने जो किया है वो क्यों किया है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं, और हम सबकी अपनी खुद की समझ सबसे अलग होती है। तो इस तरह आप स्टोरी में कुछ ऐड करते हैं, जैसे अपनी इमेजिनेशन। द मैन मानता है कि रीडर के बिना कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। ये ऐसा है जैसे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना बना लिया जाए, वो बेकार है जब तक खाने वाला ना हो। स्टोरी को रीडर पढ़कर अपने समझ के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, जो इंटरप्रिटेशन कभी राइटर खुद सोच नहीं सकता। रीडर का यूनिक पर्सपेक्टिव स्टोरी को अच्छा या बुरा बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और पर्सनल बनाता है। तो रीडर एक तरह से सहायक ऑथर होते हैं, जो टेक्स्ट में अपनी फीलिंग लेकर आते हैं, इसको और अधिक जीवित बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल द मैन की अनडिसाइडेबिलिटी अप्रोच के बारे में। ये एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि कभी कभी ये डिसाइड करना या समझना असल में मुश्किल हो जाता है कि कोई कहना क्या चाहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिडल लेते हैं जो इस तरह है, आई स्पीक विदाउट ए माउथ एंड हियर विदाउट ईयर्स, आई हैव नो बॉडी बट आई कम अलाइव विद द विंड व्हाट आई एम। अब अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसके कई अलग अलग आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एक इको मतलब गूंज है, कुछ लोग इसको विस्पर कह सकते हैं। दोनों आंसर सही लगते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन सा आंसर सही है। ये एक एग्जाम्पल है अनडिसाइडेबिलिटी का। पॉल द मैन की अनडिसाइडेबिलिटी की लिटरेचर की अप्रोच भी ऐसी ही है। वो मानता है कि कभी कभी जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं, उसे समझने के लिए कुछ भी सही नहीं लगता। जो शब्द राइटर यूज़ करता है उन वर्ड्स की मल्टीपल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन दिखाई पड़ती है। कोई एक मीनिंग निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कुछ पढ़ें और समझ ना आए कि इसका एग्जैक्ट मीन क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वर्ड्स की मल्टीपल मीनिंग हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं फिलोसफिकल अंडरपाइनिंग आइडिया की। तो पॉल द मैन ये मानता है कि ये बड़े आइडियाज़ के बारे में बात करने के बारे में है, जो हमारी चीज़ों को समझने के तरीके को सपोर्ट करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक बड़ी बिल्डिंग को लेते हैं।
बिल्डिंग बहुत लंबी ज़मीन पर मजबूती से खड़ी हुई रहती है, क्योंकि इसका फाउंडेशन मतलब नींव ज़मीन के अंदर होती है जो बिल्डिंग के खड़े रहने को मजबूती देती है। इसी तरह जब लोग कोई स्टोरी या एस्से कहते हैं तो एक बहुत बड़ा आइडिया उन राइटिंग्स के नीचे छिपा हुआ होता है जो उनकी स्टोरी या राइटिंग को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टोरी पढ़ें और उसमें एक करेक्टर हमेशा बार बार अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, तो इस पर द मैन कहता है उस स्टोरी को डीपली एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर ऑथर कहना क्या चाहता है, कि कैसे लोग उस करेक्टर की गलतियों से अपनी लाइफ की गलतियों के बारे में सीख सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, ऑथर ये भी दिखा सकता है कि करेक्टर जब भी गलती करता है उसके बाद वो और बेहतर बन जाता है। ये एक समझने का तरीका हो सकता है कि अपनी गलतियों से सीखना ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। ये आइडिया कि गलतियों से सीखना ज़रूरी है, ये फिलोसफिकल अंडरपाइनिंग है उस कहानी का। ये एक बड़ा आइडिया है जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है जो कुछ ऑथर कहना चाहता है। द मैन का विश्वास है कि बड़े आइडियाज़ को शब्दों के नीचे से तलाश करके हम कहानी को और बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि आखिर ये किस बारे में है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग को खड़ा करने में हेल्प करता है, ठीक वैसे ही फिलोसफिकल आइडियाज़ कहानी की मीनिंग सपोर्ट करते हैं। और जब हमें ये छिपा हुआ फिलोसफिकल आइडिया मिल जाता है तो हमें डीपर इंसाइट मिलती है कहानी के मैसेज की। आखिर में ये जान लेना भी ज़रूरी है कि पॉल द मैन का कंट्रीब्यूशन कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के वॉर जर्नलिज्म में उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें नाजी सेंटिमेंट्स देखे गए थे। द मैन के मौत के बाद उनके आइडियाज़ पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन सब के बावजूद भी द मैन के आइडियाज़ फ़िलोसफी और लैंग्वेज में आज भी इफ़ेक्टिव और फेमस हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।